एक बार फिर से स्वागत है। सत्ता संग्राम 2014 में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, अन्य नेताओं की तरफ से, मायावती की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, एक तरफ वो बयान और जो शेयर बाजार में उछाल है और जिसके पीछे बताया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसको लीक किया गया है और उस लीक के मुताबिक कथित रूप से उसमें बीजेपी को बहुमत की तरफ बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, इस तरह की बातें कही जा रही है। इस तरह की अफवाहें हैं, इसको इस वक्त अफवाह ही कहा जा सकता है और अफवाह के कारण शेयर बाजार में चढ़ाव है। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता रमन मलिक साहब भी मौजूद हैं। रमन, ये जो शेयर बाजार में चढ़ाव है, अलग अलग तरह के बयान हैं, बीजेपी कह रही है कि हम पोस्ट पोल में हमारे पास तमाम विकल्प मौजूद हैं, हम हमारे लिए कोई पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं है। क्या है संकेत, क्या है? देखिए, आप लोग शायद इसको सही तरीके से कल के इंटरव्यू को आंकलन नहीं करा गया। मोदी जी ने जो बहुत करेक्टली कहा वो ये कहा कि पॉलिटिकलेी अगर मैं किसी का विपक्ष भी करता हूं, किसी के लिए जो हमारी प्रतिद्वंदिता है अगर हम उसको भी लेते हैं, लेकिन वो है एक अंगगणित जब आप सरकार में आते हैं, लेकिन सरकार चलाने के टाइम आप अपने प्रतिद्वंदी को, ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलें तो गवर्नेंस होती है। उनका महज कहना इतना था। इसको आप जोड़ तोड़ को मत देखिए, ये जोड़ तोड़ नहीं है। आप ये कहते हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद चुनाव नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तमाम तरह के जो बात उन्होंने कही, और ये बात आज अमित शाह ने भी कही कि चुनाव के बाद वो उनके लिए कोई राजनीतिक अछूत नहीं है। इसका मतलब राजनीति में कौन अछूत है, आप ये बताइए। तो आप ये माना जाए कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे आप? विचारधारा अलग है। वही तो विचारधारा में वो कौन लोग आते हैं, वही सवाल, उसी का देखिए, हमारी ग्रोथ की विचारधारा है और जो आज तक यहां बैठे हुए इतने साल से एक ISI चला रहे हैं, जिसका मतलब है इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री, ये उनकी विचारधारा है कि उन्होंने क्या करना है। हमारा विचारधारा सिर्फ ग्रोथ है, ग्रोथ के अलावा, विकास के अलावा हमारी ग्रोथ की बात अभी नहीं हो रही है। इस समय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे अलग अलग तरह के संकेत, अलग तरह के कोई संकेत नहीं है। आप उसमें से बात में से कोई संकेत निकालें, वो अलग कहानी है, लेकिन संकेत बहुत क्लियर है कि हमने वही बयान है बीजेपी की तरफ से जो 8वें चरण से पहले था, या उसमें कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं? अब देखिए, तब्दीली आई है। मैंने पहली बार बोला था कि उसमें वो पोजिशनिंग भी कर रहे हैं। 16 की मई क्या बात की थी, तो हमें लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई भी नेता होता है, अलग अलग संभावनाओं को सामने रख करके अपनी रणनीति बनाता है कि अगर ये स्थिति हुई तो हमारी ये रणनीति होगी, फिर उसकी वैकल्पिक रणनीति, फिर उसकी वैकल्पिक रणनीति। तो हमें लगता है कि 3-4 विकल्पों पर भाजपा या उसके नेता विचार कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, वो इसके लिए तैयार कर रहे होंगे कि शायद एनडीए को बहुमत ना आए। अगर एनडीए को बहुमत आ जाता है तो फिर कोई समस्या नहीं है कि एनडीए एक प्री पोल अलायंस है, जैसे ही 272 से ज़्यादा आ जाएगा तो इसके नेता जाकर के राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति बुला लेंगे इसके नेता को। लेकिन अगर उतनी सीटें नहीं आए, फिर उसमें ये इनका विकल्प होगा, अगर 250 आए तो क्या रणनीति अपनाएंगे, फिर कौन कौन हमारे सहयोगी हो सकते हैं। 240 अगर आ गया तो फिर हमारे कौन कौन सहयोगी हो सकते हैं। 230 अगर आ गया फिर हमारे कौन सहयोगी हो सकते हैं, और उनको किस तरह से लाया जाए। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे 16 मई नजदीक आ रही है तो लोग अलग अलग विकल्पों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने में लगे हैं। उस विकल्प को अगर आप देखते, मेरा यहाँ पे आज देखिए जो बड़ी खबर एक आई कि चुनावी उम्मीदों से उम्मीद पर जो है सेंसेक्स उछल रहा है और शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो खबर है। अब देखिए, इसमें तो संभावना है, अभी अगर प्रबल संभावना है उसके अनुसार है कि मेरा अपना आकलन है कि बीजेपी को 225 के आसपास सीटें आ जाएगी। ये तो आकलन है, लेकिन जिस आपके आकलन से, हमारे आकलन से, इन आकलन से आगे जाके बाजार जिस तरह से अजीत जिस तरह से हो रहा है, जो चीजें दिख रही कि रिकॉर्ड टूट गए हैं आज, इसके पीछे कुछ तो सेंटिमेंट होगा। सच्चाई को मैं अगर छोड़ भी दूं, सेंटिमेंट तो होगा। देखिए साहब, ये चुनाव का टाइम है जी, और इस समय अफवाह तरह तरह की चलती हैं
और मेरा सवाल यही सबसे पहले ये हो रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि भाजपा को ये सवाल उठाना पड़ गया कि हमारे विकल्प खुले हैं। मेरी भाजपा के कई नेताओं से बात हुई, 300 का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही थी और उनका सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उनको उम्मीद है कि अगर हम लोग सबसे ज़्यादा सीटें 90 सीटों का उन्होंने एक वो लगाया हुआ है बिहार और यूपी को मिला के। 24 सीटों पे भी चुनाव होना है, अभी वहां पे चुनाव होना है 18 और 6। हाँ, इसलिए उनके लिए वो 24 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बीजेपी के लिहाज से। और बीजेपी एक टारगेट लेकर चल रही थी यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के सारे जो भी स्टेट हैं। लेकिन अगर अब आप देखें उत्तराखंड में एक स्टेट वाइज अगर आप देखें, जो पहले दूसरे तीसरे चरण में जहां चुनाव हो गया वहां की स्थिति, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी लहर उस वक्त बहुत उफान में थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर बहुत चौंकाने वाले परिणाम आ जाएं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मतलब स्वीप कर जाए बीजेपी, ये हो सकता है। लेकिन 5वें 6ठे चरण के बाद थोड़ा सा अगर आपको देखें तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ा सा बदली है। उत्तराखंड में भी अगर बीजेपी पहले 5 सीटें मान रही थी, लेकिन अगर आज आप देखें तो वहां पर यह है कि 5 सीटें बीजेपी की नहीं आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे लोग कह रहे हैं 1-2 सीटें वो आगे पीछे हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक जैसे लग रहा था कि एक बूम है कि बीजेपी का, मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी आज अचानक बीजेपी ने, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरा मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी के पास भी यही रिपोर्ट्स आ रही हो कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा 1-2 सीटें, 1-1, 2-2, 3-3 सीटें अगर कम हो गई हैं जी, तो वरना कोई वजह नहीं थी कि अभी आखिरी चरण को 2-3 दिन रह गए थे, 16 तारीख को रिजल्ट आ रहा था। 16 के बाद आप फिर कई बातें हो सकती थी, किसी के साथ आप अलायंस करें नहीं करें, सारी स्ट्रेटेजी चल रही, हो सकता है कि ममता कल इनकी बहुत अच्छी अलायंस बन जाए, क्योंकि ममता के खिलाफ ऐसे एक मामला सीबीआई में दर्ज हो गया है। और दूसरा ये कि ममता बनर्जी भले ही इस वक्त आक्रामक रुख इसलिए अपना रही कि उसे मुस्लिम वोटें का डर है कि भाई मुस्लिम वोट इधर उधर ना चला जाए, और ममता को एक डर दूसरा ये भी सता रहा है कि बीजेपी इस वक्त वहां जो कुछ कर रही है वेस्ट बंगाल में वो ममता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके सारे वोट जो है बीजेपी काट रही है। तो ममता बनर्जी अब अचानक, मतलब सवाल यही उठ रहे हैं अचानक इस बीच शेयर मार्केट का उछाल आना जी, मतलब ये घटनाक्रम आप उसको कुछ दूसरे उस तरह से जोड़ें कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया कि सारे विकल्प खुले। अमित शाह जी ने भी आज ये बात कही। लेकिन राजनीति में एक बहुत स्वाभाविक स्थिति ये भी होती है कि आप अभी राजनीतिक जब चुनाव में होते हैं, चुनाव के बाद आपसे सवाल पूछे जाएं तो तब किसी भी संभावना से शायद आप इनकार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन आखिर जो मतलब मेरा वही सवाल बार बार आ रहा है कि जो कल तक ये हो रहा था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बिल्कुल हम कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीटें आ रही हैं हमारी, लेकिन अचानक ये बात क्यों सामने आई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता ही है। मतलब वो ठीक है कि शेयर मार्केट में आज बहुत अच्छा उछाल आया है और रिपोर्ट आ रही है, सब मान रहे हैं कि भाई मोदी, अब जो आज इंटरव्यू भी हो रहे हैं अगर आप देखें नरेंद्र मोदी जी के, तो सारे इंटरव्यू इसी हिसाब से हो रहे हैं कि मानो प्राइम मिनिस्टर लगभग उनका बनना तय है जी। आप सारी चीजें आगे की प्लानिंग पूछी जा रही है, वो पूछा। कांग्रेस तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस इस समय कहीं है नहीं रेस में, कांग्रेस तो के लिए काफी, जहां से भी आप देखें, आप भी आप नेता हैं, आपको भी लोग मिलते होंगे, खबर देते होंगे, कार्यकर्ता होंगे, क्या असलियत असल है कहां पे, स्थिति किस तरह की है? ऐसा है, कांग्रेस की स्थिति जब चुनाव पहले चरण का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का ज्यों ज्यों शुरू हुआ त्यों तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है। जो नहीं, हम तो नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि मेरी बात सुन लीजिए, 100 के नीचे और लगातार, लोगों को कहने से क्या है, मैं वही आपसे जानना चाहता हूं। लोग तो वही हैं जो हमारे विरोधी हैं बीजेपी के भाई, वो तो कहेंगे 50-60। आपका क्या आंकलन है? हमारा आंकलन है कि अब जब कार्यकर्ता आपको बात कहते होंगे तब, अब जब ये 502 पे चुनाव हो चुके हैं, 41 पे चुनाव होने बाकी है, अब हमारा आंकलन है 125 के ऊपर। आप मोदी से माफी मांगने के लिए कहते हैं? अब मोदी से क्यों माफी मांगेंगे हम? हमारे आप नहीं कह रहे हैं कि अब नहीं, आप कह रहे नीचे राजनीति पे कह रहे उस पर माफी मांगे, आप कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, तो मैं यही पूछ रहा हूं, मेरी बात तो सुने, आप ही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात की तायद तो नहीं करूंगा ना जी। मेरी बात ये है कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ज्यों-ज्यों चरण गए, आज मतलब जितनी बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी उसका कॉन्फिडेंस जो शेक हुआ है, उसका कारण क्या है कि कांग्रेस की बढ़त हो रही है और उनको महसूस हो रहा है कि हमारे 272 क्या, हमारे तो 250 और उससे नीचा रहेगा। और आज स्थिति है कि वो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, उन पार्टियों के, ममता बनर्जी है या मायावती है, उनको लेने की बात कर रहे हैं, जबकि 8 चरण तक 502 सीटों तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अब 41 सीटों पे वो आखिर में क्यों कह रहे हैं?
इसका कारण यही है कि अब कांग्रेस के सपोर्ट से जो सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आज इस आंकलन पे आ गई है बात, ये इस आकलन पे बात आ गई है। ये कांग्रेस इस वक्त, कांग्रेस का कोई टारगेट नहीं, कांग्रेस का एक ही टारगेट है, किसी तरीके से 120-25 की सीटें लाए और मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोका जाए। और नहीं, मोदी बाकी थर्ड पब्लिक रोक रही है। कभी पब्लिक ने आपके वाइस प्रेसिडेंट की रैली के लिए हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए। नहीं, आज ही का इंसिडेंट है दोरैया में। कौन से नहीं लग रहे, हर एक के नारे तो हमारे में कभी नहीं लगते भाई साहब। नहीं, आज की खबर है। नहीं, खबर होगी, आज की खबर है। वहां पे दुरिया में उनकी रैली में बकायदा मोदी जी के नारे लगे और उसके बाद राहुल जी खफा हो गए। तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता जाके नारे लगा सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 20 कार्यकर्ता चले जाए रमन जी, लेकिन अगर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट की रैली में 20 कार्यकर्ता इस आवाज कर लें तो इसमें क्या दिखाता है कि उनकी रैली में शायद 100 जन नहीं होंगे। ना 100 जन ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। आप साइजेबल नंबर होगा तभी आवाज सुनाई देगी। आप देखिए, अब रैली हो रही है सोनिया जी की और राहुल गांधी की, हजारों की भीड़ आ रही है इन दिनों में। आप देख रहे हैं, मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूं कि हजारों की भीड़ में अगर 20 जने कैसे आवाज सुना देंगे। कांग्रेस का बढ़ रहे। मैं ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो लहर था वो कम हो रहा है और कांग्रेस की स्थिति जो गंभीर होते वो अब वो बेहतर हो रही है, यही कह रहे हैं। कांग्रेस अपने न्यूनतम पे रहेगी, शायद यूपीए पूरा मिला के 3 डिजिट का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। नहीं, वो तो बता रहे हैं, लेकिन उस बताने के पीछे कारण भी होना चाहिए। कारण यह है कि आपको अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स साउथ इंडिया में दिखेंगे, आपको अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट दिखेंगे। रमन जी, जो बयान आ रहे हैं वो उस चीज को देखिए, बयान को आप जिस तरीके से बयान को का डाइसेक्शन कर रहे हैं वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू क्या है उस बयान का? उस बयान का दूसरा पहलू यह है कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे कि हमारे अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो हम उसको साथ में लेके एक कंबाइंड अप्रोच लेकर गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे क्या ये इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात है या पोस्ट पोल चुनाव के बाद अगर सहयोगियों की आवश्यकता हो तो उनको संदेश और संकेत कैसे भेजे जाएं, और जो चुनाव होने हैं 41 सीटों पे वहां पे मतदाताओं को कितना हद तक प्रभावित किया जा सकता है, ऐसे बयान से प्रभावित होंगे नहीं होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।